नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और मैं आर.के. जायसवाल। आइए खबरों पर नजर डालते हैं। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। AICC कम्युनिकेशंस की तरफ से आप सबका यहाँ स्वागत है और आपके सामने श्री अजय माकन जी, महासचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, एक बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो आम जनता से जुड़ा है, जो आप और हमारी सबकी ज़िंदगी से जुड़ा है, जिसमें किस प्रकार से हमारे साथ धोखा किया जा रहा है, किस प्रकार से जनता के साथ, भारत के साथ एक ज़्यादती हुई है, एक अन्याय हुआ है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ छुपाई गई है, उस मामले पर आज आपके सामने अपने विचार रखेंगे। श्री अजय माकन जी। धन्यवाद विनीत जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इसी वर्ष के अप्रैल महीने में हम लोगों ने देखा कि जब कोविड की दूसरी वेव आई तो उस वक़्त सभी के सभी लोग बगैर किसी तैयारी के, बगैर किसी चेतावनी के, वार्निंग के, चाहे वो भारत सरकार हो, राज्य सरकारें हो, हॉस्पिटल्स हो, साधारण जनता हो, सभी के सभी लोग एक बहुत ही भयानक और भयंकर त्रासदी के साथ में हम सब लोगों को जूझना पड़ा। हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से इवरमेक्टिन, रेमडेसिविर, दूसरे और तरह तरह की दवाइयां, ऑक्सीजन ब्लैक मार्केट के अंदर किस तरीके से कई गुना रेट्स के ऊपर मिल रही थी और लोग उसको खरीदने पे मजबूर हो रहे थे। सरकारी आंकड़े बेशक ये कहते हैं कि पूरे देश में 4,43,000 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है, लेकिन यह असल में कहीं ज्यादा है। इकोनॉमिस्ट ने अपने एक ट्रैकर निकाला है, उन्होंने अपना इकोनॉमिस्ट ने द इकोनॉमिस्ट, जो कि इंटरनेशनल मैगजीन है, हम सब लोग जानते हैं, उसने उस ट्रैकर के अंदर अपने फॉर्मूला से पूरे अलग अलग देशों के अंदर कैलकुलेट कर रही है कि असल में कितनी डेथ्स हुई हैं। और उन्होंने ये आंकलन किया है कि ये 43 लाख लोग कम से कम हमारे यहां पर देश के अंदर कोविड से उनकी मृत्यु हुई है और ये 68 लाख तक के ये फिगर जा सकती है। 68 लाख तक के ये फिगर जा सकती है, जबकि सरकार ये कह रही है कि 4,43,000 लोग इससे हुई है, जबकि इकोनॉमिस्ट का अपना ट्रैकर ये कहता है कि 43 लाख से 68 लाख तक के इसमें मृत्यु हुई है। लेकिन आज जब हम सबके सब लोग यहां पर आप लोगों के बीच में आए हैं तो इसी से संबंधित एक और बहुत महत्वपूर्ण जो अभी डेवलपमेंट्स हो रही हैं पिछले दिनों में, उसको हम आप लोगों के माध्यम से देश की जनता के साथ साझा करना चाहते हैं। अब जब धीरे धीरे करके परत एक एक करके उतरती जा रही है, हमारे जो साइंटिस्ट, जिन लोगों ने ICMR के साथ में काम किया है, जिन लोगों ने, हमारे ही देश के साइंटिस्ट जिन्होंने अलग अलग एजेंसीज के साथ में काम किया है, उनके बयान आने शुरू हो गए और उन्होंने सोशल मीडिया के अंदर और इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में उन्होंने अपनी बात कहनी शुरू कर दी है, जो कि अब धीरे धीरे करके एक एक करके सब पूरे दुनिया के अंदर बात फैल रही है। और ये जो बातें अब कही जा रही हैं ये बहुत गंभीर है और जो साइंटिस्ट के, जो लोग ICMR में काम करते हैं, हम लोग नाम लेना चाहते हैं और ये सब ओपन है, लेकिन डॉक्टर अनूप अग्रवाल जो ICMR में सीनियर साइंटिस्ट थे, जिन्होंने वहां पर से नौकरी छोड़नी पड़ी, उनको दबाव उनके ऊपर इतना डाला गया कि उनको वहां पे नौकरी छोड़नी पड़ी और अब वो न्यू मैक्सिको के अंदर जाकर के वहां पर नौकरी कर रहे हैं। डॉक्टर नमन शाह, डॉक्टर सोमदत्त सिन्हा, डॉक्टर शाहिद जमील, ये कुछ 4-5 लोग हैं जिन्होंने अलग अलग जगहों के ऊपर अपने बयान दिए हैं और इन्होंने बहुत सीरियस एलिगेशंस ICMR की फंक्शनिंग के ऊपर लगाया है। और इन्होंने ये कहा है कि केवल और केवल राजनीतिक अपने आकाओं को संतुष्ट करने के लिए ICMR ने डेटा के साथ, आंकड़ों के साथ छेड़खानी करी, आंकड़ों को छिपाया गया और जानबूझ करके ऐसे हालात
बनाए गए, जो कि उनके राजनीतिक आकाओं को फायदा पहुंचाने के लिए जनता से सारी बातें छिपाई गई, जिसकी वजह से जनता के अंदर लोगों में ऐसा माहौल बना कि सब चीजें नॉर्मल हो गई, सब चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं, जिसकी वजह से असावधानी की वजह से जब अप्रैल 2021 में यह आया तो कोई तैयार नहीं था। तो जो उन्होंने 10 बातें, हमने 10 ऐसी चीजें जो साइंटिस्ट ने कहा है उसको हम लोगों ने इकट्ठा किया है और वो आपके सामने रखना चाहते हैं। और हमारा ये मानना है कि 10 ये आपराधिक तौर के ऊपर आपराधिक संलिप्तता है आईसीएमआर की। और जब हम कहते हैं कि आईसीएमआर की आपराधिक संलिप्तता है जिसके अंदर वो अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करना चाहते हैं, तो उस आपराधिक संलिप्तता के साथ में, उस आपराधिक संलिप्तता के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के उस वक्त के हमारे हेल्थ मिनिस्टर दोनों के दोनों उसमें सम्मिलित हैं। और हम लोग इसलिए ये मांग करते हैं कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन आईसीएमआर के टॉप बॉसेस के ऊपर, हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर और उस वक्त के तत्कालीन जो हेल्थ मिनिस्टर हैं तीनों के ऊपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि उसके अंदर इनकी आपराधिक संलिप्तता इसके अंदर किस तरीके से पाई गई है, इसके अंदर इसकी जांच होनी चाहिए। और ये इस वजह से मैं बोल रहा हूं कि लगभग 68 लाख लोग, इकोनॉमिस्ट का ये ट्रैकर कहता कि 68 लाख लोग इस लापरवाही की वजह से मारे गए, उनकी जान चली गई। तो ये कोई ऐसा छोटा मोटा मसला नहीं है। और ये देश के अंदर जब इतने बड़ी तादाद के अंदर लोगों को की जाने गई तो कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि ये जो 10 जो ग्लेयर एक डिस्क्रिपेंसीज हैं, जो स्टार्टलिंग फैक्ट्स हैं, जो कि हमारे साइंटिस्ट जो लेकर के आए हैं, जो कि आईसीएमआर में काम करते हैं, उसके ऊपर आपराधिक जांच होनी चाहिए। सबसे पहला जो हमारे साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जून 2020 में एक स्टडी आईसीएमआर ने जो कंडक्ट करी, उस स्टडी के अंदर यह पाया गया कि लॉकडाउन का असर जरूर हुआ है, लेकिन लॉकडाउन का असर इतना नहीं हुआ कि आगे ये फैले नहीं। तो बड़ा लिमिटेड असर लॉकडाउन का हुआ है, तो ये आगे फैल सकता है। ये आईसीएमआर की स्टडी ने जून 2020 में आया। और जैसे ये स्टडी आईसीएमआर की आई, 2 दिन के अंदर अंदर आईसीएमआर के जिन साइंटिस्ट ने स्टडी को किया उनके ऊपर दबाव डाला गया और उन्होंने स्टडी को विड्रॉ कर लिया। और विड्रॉ करके उन्होंने कहा कि हम लोगों ने तो पूरी इस पे अभी तफ्तीश नहीं करी, हमको लगता है कि अब ये मामला रुक गया। तो जून 2020 में जो पहली स्टडी के अंदर भी जब ये कहा गया कि अभी इसकी लिमिटेड फायदा लॉकडाउन का हुआ है, तो उसको भी आईसीएमआर ने सबसे पहले साइंटिस्ट का ये कहना कि उस वक्त भी दबाव में डाल करके इसको रोक दिया गया। दूसरा, जुलाई 2020 में सीरोलॉजिकल स्टडीज में यह पाया गया कि वायरस 10 शहरों के अंदर बड़ा तेजी से फैल रहा है। और उस वक्त वहां पे आईसीएमआर के डॉक्टर बलराम भार्गव ने एक डायरेक्शंस, लिखित निर्देश सभी अपने साइंटिस्ट को दिया कि इसके बारे में बाहर बात नहीं करी जानी चाहिए, बाहर बात नहीं जाए। उस वक्त अगर जुलाई 2020 में सीरोलॉजिकल सर्वे जो 10 शहरों के अंदर की रिपोर्ट्स जो आई थी, अगर वो वहां पर से लोगों को पहुंचती, लोगों के पास में बात जाती, तो उस वक्त भी लोग जो हैं इसको रोक सकते थे। ये साइंटिस्ट का कहना, ये हमारा कहना नहीं, ये साइंटिस्ट, उन साइंटिस्ट का कहना है जो कि आईसीएमआर में काम करते थे, उन लोगों ने इन बातों को कहा है। सितंबर 2020 में 8 महीने पहले, कोविड-19 के आने से पहले, खुद ही अपने कुछ चुनिंदा लोगों के साथ में मिलकर के आईसीएमआर ने कहा कि अब हमारे देश में सब नॉर्मल हो गया है। हमारे लॉकडाउन जो प्रधानमंत्री का है उसकी वजह से हमारे देश में अब आगे आने वाले समय में सेकेंड वेव की अंदेशा बहुत ही कम हो गया है और सब चीजें अब नॉर्मल होगी। ये सितंबर 2020 के अंदर आईसीएमआर ने अपने आप कहा। और ये सभी डेटा जो उस वक्त भी कहा गया था, ये गलत आंकड़ों की तरफ से कहा गया। और उस वक्त जब डॉक्टर अनूप अग्रवाल और इनके दूसरे साइंटिस्ट ने इस बात को आईसीएमआर के चीफ के साथ में उठाया, तो इनको डांट करके चुप करा दिया गया और इनको जबरदस्ती ऐसे हालात पैदा कर दिए गए कि इनको नौकरी छोड़ करके वहां पे जाना पड़े। उसके बाद में साइंटिस्ट ये कहते हैं कि आईसीएमआर गलत आंकड़ों से साबित करने में लगा था कि भारत में कोविड तेजी से नहीं फैल रहा, उतनी तेजी से नहीं फैल रहा जितना दूसरे देशों के अंदर फैल रहा है। ये हमारे आईसीएमआर के साइंटिस्ट कह रहे हैं। फिर एक सितंबर अक्टूबर में सुपर मॉडल स्टडी आपको याद होगा कि कहा गया, जिसके अंदर 2 चीजें कही गई। एक कि हमारे इंडिया के अंदर हर्ड इम्यूनिटी आ गई और दूसरा मिड फरवरी
अगले साल फरवरी तक, ये पिछले साल सितंबर अक्टूबर को सुपर मॉडल स्टडी आया कि अगले साल फरवरी तक के कोरोना एकदम से खत्म हो जाएगा और हमारे देश में हर्ड इम्यूनिटी आ गई है। ये सुपर मॉडल स्टडी इसके अंदर कहा गया है। और डॉक्टर सोमदत्ता सिन्हा जो वैज्ञानिक हैं वो ये कहती हैं कि इसके अंदर ऐसे पैरामीटर्स डाले गए कि जैसे ही उन पैरामीटर्स को कभी भी उनको आंका नहीं जा सकता है, उनका आंकलन नहीं किया जा सकता, लेकिन जैसे ही कर्व जब चेंज होती है तो वो पैरामीटर्स भी अपने आप बदल देते हैं। तो डॉक्टर सोमदत्त सिन्हा का ये कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे देश की जनता को गुमराह करने के लिए सुपर मॉडल स्टडी करी गई, जिससे कि लोगों के अंदर एक माहौल आ जाए कि सब चीजें ठीक हो रही हैं, ताकि अपने राजनीतिक आकाओं को खुश किया जा सके। इसके अलावा कुछ नहीं है, और ये वहां के साइंटिस्ट कह रहे हैं। फिर जो सबसे बड़ी इन सब चीजों में मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा गलत कार्य हुआ कि एक साइंस जर्नल हम सब लोग जानते हैं, द नेचर, जनवरी 2021 में उसने प्रेडिक्ट किया, जनवरी इस साल में उसने प्रेडिक्ट किया कि हमारे देश के अंदर कोरोना की सेकेंड वेव आने वाली, और हमारे देश के अंदर सेकेंड वेव आने वाली है। ये द नेचर जो है जर्नल ने इसको प्रेडिक्ट किया, और इसको लिखने वाले एक हमारे आईसीएमआर के साइंटिस्ट थे। आईसीएमआर ने उसके ऊपर दबाव डाला उस साइंटिस्ट पे कि आप अपना नाम और आईसीएमआर को इससे विड्रॉ कराइए, और उसके ऊपर दबाव डाल करके आईसीएमआर के साइंटिस्ट से विड्रॉ कराया गया आईसीएमआर का नाम और आईसीएमआर के साइंटिस्ट का नाम, ताकि आईसीएमआर और उस साइंटिस्ट का नाम उसके साथ में नहीं आ सके। तो जनवरी के अंदर द नेचर के अंदर छपने के बाद में, इस जर्नल में छपने के बाद में उसको मानने की बात तो दूर रही, बल्कि जो उसमें साइंटिस्ट आईसीएमआर में काम करते थे उनके ऊपर दबाव डाल करके उनका नाम वहां से हटाया गया। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी गलत कार्य नहीं हो सकता, और इससे बड़ा आपराधिक संलिप्तता नहीं हो सकती है। और ये गलत कॉन्फिडेंस एक तरीके से अगर पैदा करने की तैयारी नहीं करते, हमारी स्टेट्स बेहतर तैयारी कर सकते थे, हमारे हॉस्पिटल ज्यादा बेहतर तैयारी कर सकते थे। आपको याद होगा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ट्रंप साहब को बहुत पसंद आ गया था, और उन्होंने इंडिया से उसको मंगवाया और अपनी पीठ थपथपाई, और हमारे अपने देश के नेताओं ने अपने आप को बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक विक्ट्री उसको बताया। ब्लड प्लाज्मा का नरेंद्र मोदी जी के 70वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ब्लड प्लाज्मा डोनेशन की बहुत बात चली, लेकिन आईसीएमआर के साइंटिस्ट ये कहते हैं कि 2020 को शुरू में ही आईसीएमआर ने इस बात की कंक्लूजन पे पहुंच गए थे कि ये दोनों की दोनों का कोई फायदा नहीं होने वाला, ना ब्लड प्लाज्मा का कोई फायदा है, ना हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का कोई फायदा है, और जानबूझ करके इसको छुपाया गया ताकि इसके ऊपर राजनीति करी जा सके। लिहाजा नुकसान क्या हुआ, अभी तक के कुछ महीनों पहले तक हम लोगों ने दिल्ली में और सब शहरों में देखा कि ब्लड प्लाज्मा की डोनेशन को लेकर के लोग इतने ज्यादा अग्रसर हो रहे थे कि उनको लगता था कि ब्लड प्लाज्मा एक रामबाण हम लोगों का है, और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी उस तरीके से रोकने के अंदर कारगर हो सकता है, जबकि उसके साइड इफेक्ट्स भी थे। तो गलत लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आईसीएमआर के माध्यम से दिया गया, जिसका नुकसान, जिसका खमियाजा भारत की जनता को करना पड़ा, और उसका केवल और केवल राजनीतिक फायदा उसकी करने के लिए यह किया गया। तो ये 10 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि हमको लगता है कि जो काम आईसीएमआर को करना चाहिए था उसके अंदर पूरी तरीके से आईसीएमआर विफल रही है, और जिसकी वजह से आज हमारे देश के अंदर लगभग 68 लाख लोग मृत्यु को पा चुके हैं। और अगर ये सही वक्त के ऊपर चेतावनी दी हुई होती, अगर सही कार्य अगर किया होता, तो आज ऐसी स्थिति नहीं आती। और इसके अंदर कैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री और कैसे तत्कालीन उस वक्त के हेल्थ मिनिस्टर इसके जिम्मेवार हैं, बड़ी सीधी सी बात। जनवरी 2021 के अंदर मोदी जी ने यह डिक्लेयर कर दिया कि भारत ने ह्यूमैनिटी को, पूरी दुनिया को बचा दिया। तो जब देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि हमने कोविड को हरा दिया, पूरी मानवता को हम लोगों ने बचा दिया, तो उससे ज्यादा बड़ा राहत क्या हो सकता है, और उससे ज्यादा बड़ा इस बात का क्या प्रूफ हो सकता है कि लोग अपने मास्क को नीचे करें और अपना घूमे फिरे आराम से, और उसके बाद में उन सब लोगों को उसी वजह से, उसी लापरवाही की वजह से हमारे पूरे देश को खमियाजा भुगतना पड़ा। मार्च 2021 तक, अप्रैल में शुरू हो रहा है, और मार्च 2021 को हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन कह रहे हैं कि हमने कोविड को हरा दिया और कोविड का अंत शुरू हो चुका है। ये हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर कह रहे हैं। तो जब हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर ये कहें कि हमने कोविड को हरा दिया,
हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कहें कि हमने मानवता को जिता दिया, तो उसके बाद में हमारे देश के अंदर लोग अगर लापरवाही नहीं करें कोविड के प्रति तो और क्या करेंगे। इसलिए हमारा मानना है कि आईसीएमआर और साथ में हमारे प्रधानमंत्री और हमारे उस वक्त के चिकित्सा मंत्री तीनों के तीनों आपराधिक तौर के ऊपर संलिप्त हैं। हमारे देश में जो लाखों लोगों की मृत्यु हुई है इसके ऊपर आपराधिक जांच होनी चाहिए। और जो साइंटिस्ट कह रहे हैं, हम लोग नहीं, जो साइंटिस्ट कह रहे हैं, आईसीएमआर के साइंटिस्ट कह रहे हैं कि किस तरीके से उनको रोका गया, किस तरीके से गलत आंकड़ों की जानकारी दी गई, किस तरीके से उनके ऊपर दबाव डाला गया कि गलत आंकड़े आप लोग प्रस्तुत करें, और अगर ये सही है तो इनके ऊपर आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए और आपराधिक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी आज ये मांग करती है। धन्यवाद। देखिए, ये जो मैंने चारों पांचों साइंटिस्ट की बात करी है, एक तो न्यूयॉर्क टाइम्स में इन सब लोगों के बयान बकायदा छपे हैं, और उसके अलावा इन सब लोगों के ट्विटर हैंडल्स पे अगर आप जाएं तो इनके ट्विटर हैंडल्स में भी इन सब लोगों ने इसी बात को दोहराया है जो कि आज हमने यहाँ पे कहा है। तो सोशल मीडिया के अंदर और साथ में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के अंदर इन सब लोगों ने बात कही। तो जो भी हम लोगों ने बात कही है, इसके अलावा हम लोगों का और भी बहुत सारी चीजें हैं। हम लोगों का मानना है जैसे कि इसमें प्रॉपर सीरोलॉजिकल सर्वे इसके अंदर नहीं कराया गया। जो नया स्ट्रेन जब आया तो उस वक्त भी सरकार उसमें ध्यान नहीं दे रही थी। हमारा यह भी मानना है कि इसके अंदर आईसीएमआर को ही क्यों नोडल एजेंसी बनाई गई, दूसरी और एजेंसीज जो इसको डील करती थी उसको करना चाहिए, लेकिन हम उसको नहीं हम छू रहे। हम सिर्फ हम ले रहे हैं कि जो हमारे साइंटिस्ट ने जो हमारे कहा है, जो साइंटिस्ट ने आरोप लगाया है कि किस प्रकार से आईसीएमआर की कमी रही, किस प्रकार से हमारे देश के पॉलिटिशियंस ने, हमारी सरकारों ने किस प्रकार से इसके अंदर हस्तक्षेप किया, हम केवल उस बात को इसमें आज ले रहे हैं। देखिए, इसमें केवल यही बातें अभी हमने ली हैं जो कि साइंटिस्ट ने उठाया है, और जाहिर बात है कि अभी ये शुरू हुआ है तो आज हम लोगों ने इसको शुरू किया है। पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर इसको उठाया जाएगा। जो कमेटी भी अभी बनी है हमारी एआईसीसी के स्तर के ऊपर एजिटेशन करने की, उनको भी हम लोग ये सारी की सारी चीज़ें देंगे, और हम उम्मीद करेंगे कि वो इन विषयों के ऊपर देशव्यापी आंदोलन की भी रूपरेखा कोविड के अंदर इसको शुरू करे। दूसरा, इसके साथ साथ और भी सब चीजें करने की जरूरत है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि मामला अभी खत्म नहीं है, अभी चल रहा है। तो जो हमारे इस वक्त भी जो सीरम एनालिसिस जो हमारे होने चाहिए उसके अंदर भी हमारी कमी, जो जिस तेजी से होना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रेन जैसे जैसे बदलता है उसको अगर हम रियल टाइम बेसिस के ऊपर अगर हम नहीं एनालाइज करें तो हम लोग कभी भी उसकी तैयारी ढंग से नहीं कर सकते। तो हम लोग अगर ये सोचें कि सिर्फ टीकाकरण हो जाएगा और सिर्फ उसकी वजह से बच जाएंगे और हम उसमें जो प्रॉपर सीरम एनालिसिस जो करना चाहिए वो नहीं करेंगे, तो हम लोग इसमें आगे हम लोगों को और दिक्कत आएगी। तो इसलिए इसकी प्रॉपर एनालिसिस करने की जरूरत है, और इसमें और भी आगे चीजें जो करने की जरूरत है हम लोग लेकर के जाएंगे। पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर दोनों जगहों के ऊपर इसको करेंगे। लेकिन हमारी मांग है मुख्यतः कि इसमें क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, आपराधिक जांच होनी चाहिए, इस वजह से कि हमारे देश के अंदर इन इंस्टीट्यूशंस में बैठे हुए लोगों को आगे आने वाले समय में पता होना चाहिए कि उनकी जवाबदेही क्या है। अगर मान लीजिए इसमें क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, आपराधिक जांच नहीं होते हैं, और ये ऐसे के ऐसे अगर छूट जाते हैं तो आगे फिर करेंगे। और इसलिए यह जरूरी है कि हमारे देश के अंदर लाखों लोगों की जानें गई हैं जो कि बच सकती थी। अगर आज हम लोग इसकी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की मांग करके सुनिश्चित ना करें कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो रही, क्योंकि बहुत ही गंभीर मामला हमारे साइंटिस्ट ने उठाया है। बिल्कुल बिल्कुल, वही हमारी मेन मांग ही यही है कि हेल्थ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और आईसीएमआर के जो टॉप बॉसेस हैं, जिनकी वजह से हमारे साइंटिस्ट को
जो छोड़ करके आईसीएमआर जाना पड़ा, जो लोग क्वेश्चन उठा रहे थे उनको छोड़ करके उस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाना पड़ा। तो वो लोग जो हैं, जो उस टाइम पे बॉसेस हैं, जो आईसीएमआर को चला रहे थे, जिन्होंने गलत आंकड़े पेश करके देश के अंदर ऐसा माहौल बनाया कि सब चीजें ठीक हो रही हैं और मोदी जी को क्रेडिट देने में केवल लगे रहे, ऐसे लोगों को कैसे छोड़ा जा सकता है? Well, the time will tell, since it is a national, always in the past also what we have been saying is that an inquiry is best conducted when it is a judicial inquiry conducted under under a Supreme Court or High Court by a sitting judge. So that is the best form of any investigation. बिल्कुल क्रिमिनल जांच होनी चाहिए, न्यायालय के अधीन सर्विंग जो है जज के अंडर होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटा मसला नहीं है। हाँ, देखिए देखिए जहां से हमारा रक्षा मंत्रालय चल रहा था वहीं से हम लोगों ने बड़े बड़े युद्ध जीते हैं। तो जो हमारे रक्षा मंत्रालय, जो हमारे सैन्य शक्ति है, उनकी तैयारी को आप इससे आंक सकते हैं कि हमने बड़े बड़े युद्ध यहीं पे रक्षा मंत्रालय काम करते हुए हम लोगों ने जीते हैं। दूसरा, हम लोग सेंट्रल विस्टा के नए तरीके से बनाने के हम कभी भी खिलाफ नहीं है। हम इस समय जब देश के अंदर जरूरत है कि देश के अंदर हेल्थ सर्विसेज इंप्रूव करी जाएं, देश का पूरा ध्यान इस पे हो कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर जरूरत है कि थर्ड वेव ना आ जाए, अगर आती है तो उसकी तैयारी कैसे करी जाए, उस वक्त हम लोग जो है इसमें करा जाए। आज वैक्सीन को हमारी सरकार 35,000 करोड़ रुपया वैक्सीन के लिए चाहिए और वो वैक्सीन के लिए जितना पैसा चाहिए उतना सेंट्रल विस्टा के अंदर खर्च कर रहे हैं। तो ये कहां की जस्टिफिकेशन है? तो हम लोग जो है इस बात की, इसकी टाइमिंग के ऊपर हमेशा निरंतर इस बात को करते रहे हैं। आज पेट्रोल और डीजल के रेट्स बढ़ा दिए जाते हैं, एक्साइज बढ़ा दी जाती है, लोगों के ऊपर, साधारण लोगों के ऊपर उनकी जेब के ऊपर मारी जाती है, क्योंकि आज देश के अंदर जरूरत है। कोरोना के सरकार कहती है कि हमको कोरोना से लड़ने की जरूरत है। तो जब कोरोना से लड़ने की जरूरत है तो क्या ये 5-7 महीने, साल, 2 साल इसको रोक करके जब हालात साधारण हो जाएं तो उस वक्त तक के लिए नहीं रोका जा सकता था? देखिए, हम लोगों की ये शुरू से मांग रही है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंदर लेकर के आया जाए, और अब जो सरकार इसको जांच कर रही है, ये विपक्ष का दबाव और साथ में केरला हाई कोर्ट के आदेश हैं। आप लोगों को शायद मालूम है कि नहीं है, केरला हाई कोर्ट ने यह कहा है कि सरकार इसके ऊपर विचार करे कि इसको जीएसटी के ऊपर लाया जाए, और ये केरला हाई कोर्ट के आदेश के ऊपर ये सरकार इसके ऊपर विचार कर रही है। ये लेकर के आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ में हम लोग दो केवल चीजें और जोड़ करके करना चाहते हैं कि इसको, एक तो इसका स्लैब जो है लोएस्ट स्लैब में रखा जाए। अगर इसको लाएं और इसको जीएसटी के ऊपर इसका स्लैब हाईएस्ट या इसके ऊपर भी लेकर के जाएं तो उसका तो कोई फायदा नहीं। तो इसको लोएस्ट स्लैब के अंदर इसको लेकर के आए, और स्टेट्स को जो इसमें नुकसान हो वो केंद्र सरकार को इसके साथ में भरपाई करनी चाहिए। और अब यह सरकार लेकर के आई है इसको जीएसटी के अंदर लेकर के अगर आती है तो हैरानी की बात यह है कि 7 वर्ष के अंदर 24 लाख करोड़ रुपया इस सरकार ने कमा लिया है, 24 लाख करोड़ रुपया। और हमारा यह कहना है कि ये जो रेट्स अभी जो बढ़ रहे हैं, ये केवल इस वजह से बढ़ रहे हैं कि सरकार ने सब्सिडी 12 गुना कम कर दी। हमारे समय के ऊपर इसकी सब्सिडी इसके ऊपर 1,47,000 करोड़ पे सालाना होती थी, और इस वर्ष सिर्फ 12,000 करोड़ की सब्सिडी, सिर्फ 12,000 करोड़ की सब्सिडी। हमारे समय के ऊपर जो है सब्सिडी 1,47,000 करोड़ की होती थी, तो 12 गुना तो इन्होंने सब्सिडी कम कर दी। हमारे समय पे टैक्स इसके ऊपर 1,52,000 करोड़ रुपया टोटल सेंट्रल टैक्सेस इसके ऊपर होते थे हमारे समय में। इस वर्ष अकेले
4,54,000 करोड़ की टैक्सेस इसमें। तो टैक्स तो इन्होंने 3 गुना कर दिया और सब्सिडी 12 गुना कम कर दी। तो जब सब्सिडी 12 गुना कम कर देंगे और टैक्स 3 गुना बढ़ा देंगे तो रेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और 24 लाख करोड़ रुपया इसमें से कमा लिया। तो अब इतना पैसा जेब में डालने के बाद में सेंट्रल विस्टा जैसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर खर्च करने के लिए सरकार जो है जनता से, साधारण जनता से, आप सब लोगों के, हमारे सब लोगों की जेबों से पैसे निकाल करके इस्तेमाल किया जाए, और अब ये कहते हैं कि जीएसटी के अंदर लेकर के आया जाए। जीएसटी तो 4 साल पुरानी जीएसटी, और हम लोग जब 4 साल से मांग कर रहे हैं कि आप इसको जीएसटी के अंदर लेकर के आए, तो अब इन्होंने किया नहीं, और अब केरल हाई कोर्ट के दबाव में इसको कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कैच इसका है कि ये जीएसटी में लाने के बाद में किस स्लैब में इसको रखेंगे, और इसको लोएस्ट स्लैब में इसको रखना चाहिए, और जो राज्य सरकारों को जो भी इसकी वजह से जो दिक्कत होगी, कमी होगी उनके राजस्व में, वो केंद्र सरकार को इसमें भरना चाहिए। ये हमारा साथ में दोनों चीजें इसमें कहनी है। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, और क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, होगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा। ये आउटसोर्सिंग इनसोर्सिंग कुछ आप कांग्रेस से ही पूछते हो, कोई बीजेपी से पूछे तो सही कि आप आउटसोर्सिंग क्यों कर रहे हो। देखिए, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए मैं कुछ भी बोलूंगा तो वो सही नहीं रहेगा, क्योंकि जब मुझे जानकारी नहीं है मैं कुछ बोलूंगा तो उसमें गलत रहेगा। देखिए, ये बीजेपी जो भी इस प्रकार की एजेंसीज हैं उसका राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं। तो राजनीतिक इस्तेमाल हर तरीके से किया जाता है, किसी को बढ़ाने के लिए और किसी को घटाने के लिए, दोनों तरीके से किया जाता है। अब ये मुझे पता नहीं कि इनका कद बढ़ाने के लिए किया जा रहा है या घटाने के लिए किया जा रहा है। I don't know. I don't know if they are rumors, or I don't know if it is true, because I am not involved. I don't know. I don't know. I don't know about this meeting. I don't know whether these are rumors or whether it is a fact. मैं ऐसी पार्टी जिसका एक ही केवल लोकसभा के अंदर सदस्य हो उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। Well, first of all, we are demanding that a criminal investigation should be carried out against the Prime Minister, against the then Health Minister and ICMR senior officials. And the reason is quite simple, and it is very important, that the scientists who worked with ICMR, they have come out now openly, and they have said that because of political interference, the data was fudged and a false narrative was set that everything is normal. We feel that it was because of this reason that the guards were lowered, the state governments were unprepared, the general public was unprepared, because of which the second wave of COVID came, and which caused so much of devastation that The Economist says that around 68 lakh people in our country would have died. So we could have saved so many lives had this false narrative not said. So it is a criminal investigation, it is an issue, it is a criminal culpability. We feel that criminal investigation should be conducted against the Prime Minister, against the then Health Minister and senior ICMR officials also. And the Congress party is going to take it up on the streets as well as in the parliament in coming days. देखिए, अगर मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि अशोक गहलोत जी की अगर तबीयत ठीक रहती तो अभी तक कैबिनेट विस्तार हम लोगों का हो गया था।
और मैंने जब पिछली बार भी मिला था तो आप लोगों को मैंने कहा था, दुर्भाग्यवश अशोक गहलोत जी की अचानक तबीयत खराब होने की वजह से, और अभी भी बेशक वहाँ पे असेंबली सेशन चल रहा है, लेकिन अशोक गहलोत जी अभी भी फाइल्स जो हैं घर से ही अपने डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। तो ऐसे समय के अंदर ये सब चीज़ें कुछ समय के लिए ब्रेक लगा हुआ है, लेकिन हम लोगों का मुख्यतः जो है रोड मैप सारा का सारा तैयार है। क्या चीज़ पहले करनी है, क्या बाद में करनी है, वो सब की सब चीज़ें तैयार हैं और अशोक गहलोत जी का जल्दी से ठीक होने का इंतजार हो रहा है। इनको तो पूछ लेने दो अगर कुछ पूरक प्रश्न हो तो। हाँ हाँ हाँ, देखिए जिला अध्यक्ष, सब चीज़ें मैंने कहा कि एक के बाद एक है, तो सब चीज़ें लाइन से हैं। तो अशोक जी की तबीयत खराब होने की वजह से हमारी कैबिनेट की एक्सपेंशन हमारी रुकी हुई है। जिला अध्यक्ष उसके बाद में होंगे। पहले से ही हम लोगों का जो लाइन ऑफ एक्शन है कि क्या चीज़ अब होनी है, क्या कब होनी है, हमारे बोर्ड्स एंड कॉर्पोरेशंस भी हैं, जिला अध्यक्ष भी है। हमारी पीसीसी हम लोगों ने बना दिया है जनवरी के अंदर। पीसीसी का हम लोगों ने 38 मेंबर्स पीसीसी बनाए। एक छोटी और अच्छी पीसीसी बनी है जो काम कर रही है। तो बाकी और अपॉइंटमेंट्स भी हम लोगों की एक एक करके। उन्होंने आरोप लगाए हैं, उनपे भी तो लगे हैं। हमने सबकी रिपोर्ट्स ली हैं और उसको हम लोग देख रहे हैं। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। हाँ, है देखिए, सचिन पायलट जी का क्या करना है, एआईसीसी लेवल पे क्या करना है, ये तो मेरे पे ग्रेड से ऊपर की बात है। ये मेरे लेवल की तो बात नहीं है, ये तो कांग्रेस अध्यक्षा इसके ऊपर निर्णय करेंगे। राजस्थान में क्या करना है, किस किस का क्या करना है, वो मैं चर्चा जरूर करता हूं। और उसके लिए मैं ये कह सकता हूं कि हमारे जो रोड मैप है वो सब तैयार है। और अगर अशोक गहलोत जी की तबीयत खराब नहीं होती तो उन्हीं 1-2 दिनों के अंदर अंदर, क्योंकि असेंबली का सेशन हमारा शुरू होने वाला था, हमारी ये सोच थी, कोशिश थी कि उससे पहले हम कैबिनेट विस्तार और उसके बाद जिला अध्यक्ष और साथ साथ में हम लोग बोर्ड और कॉर्पोरेशन भी हम लोग उसको करते हैं। मैंने आपके आने से पहले मेरे से सवाल और पूछा है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, कोई बात नहीं। इसमें जो है मुझे इसकी जानकारी नहीं है और वो कांग्रेस में शामिल होंगे या र्यूमर्स हैं, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। और जैसे ही होगा आप लोगों को हम लोग बताएंगे। ऐसा है कि कांग्रेस को कैसे स्ट्रेंथन हम कर सकते हैं, आपसे ज्यादा हमें चिंता है। धन्यवाद। हाँ है, हाँ देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक एज सिंस it is a subject which is very close to my heart. I come from Delhi and as a transport minister we had converted the entire fleet into CNG in Delhi. In Delhi, more than 60% of air pollution is because of vehicular pollution. And unfortunately, the present Delhi government has failed to induct even a single DTC bus in its fleet in its last 7 years. A single DTC bus. Phase 3 of metro is delayed for years altogether. The amount of money set aside for the transport sector has come down by 1/3, come down to 1/3, come down by 2/3, come down to 1/3. So the amount of money which was being spent on public transport has been reduced to 1/3, and the present Delhi government is not spending anything on capital expenditure as far as the transport sector is concerned. So this is the reason why Delhi is facing shortage of public transport, shortage of buses. This is why people are jumping onto personal transport, and this is why 60% of the air pollution in Delhi is caused by vehicular pollution. So unless the public transport system in Delhi is strengthened,
we should forget that the air pollution in Delhi will come down. It may be because of weather conditions that sometime, or if the wind blows, or if the cloud cover is there, or if the rains come, it may happen that we may have a bit of less air pollution. But unless this government, the present government, reduces, so whatever the measures they may say take, I am also against firecrackers, but firecrackers alone will not reduce the air pollution. If they want to reduce the air pollution in Delhi, the only way to do is to improve the public transport system in Delhi. Yeah. Because the simple reason is that both the Delhi government, I think you may be knowing that earlier the PWD roads were, most of the PWD roads were with the municipal corporation. Now there are around 1300 PWD roads which were taken from the municipal corporation by the Delhi government and which are now a part of the Delhi government. The Delhi government is supposed to clean the drains of these PWD roads. The municipal corporation is supposed to clean the drains of within the colony roads. So both have failed miserably. Had they cleared the drains, the PWD drains by the Delhi government in time, municipal corporation in the local colony drains in time, there won't have been any water logging. We have faced much higher rainfall earlier in the past also, but not so much of water logging as we are seeing this time in Delhi. So both the Delhi government and municipal corporation, both are responsible. Unfortunately, both are blaming each other just to divert the attention, and people are also, and media is also buying this fact, whereas both of them are equally responsible. During our times also, except for 5 years out of these 15 years, the BJP used to rule the municipal corporation and Congress was in the state government. Still we never used to fight with the municipal corporation, and we used to deliver. There was not so much of water logging as we are seeing now, despite more of rainfall. So I think similarly, both the Delhi government and municipal corporation, they both are responsible because they didn't do their work in time. देखिए, हमारे यहाँ पर दिल्ली के अंदर लगभग 1300 ऐसी सड़कें हैं जो कि पीडब्ल्यूडी के पास, जितनी मेजर सड़कें हैं वो, इनमें से बहुत सारी सड़कें पहले एमसीडी के पास में होती थी और जो दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने अधीन लिए। हमारा रूल ये कहता है कि जिसके अधीन जो सड़क है उसके नाले वही साफ करेगा। तो अंदर जो कॉलोनी के रोड्स हैं और उनकी जो ड्रेन्स हैं, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को साफ करना है। बाहर जो बड़ी रोड्स हैं, इनके रोड्स की ड्रेन्स को दिल्ली गवर्नमेंट ने, केपीडब्ल्यूडी ने साफ करना है। दुर्भाग्य की बात यह है कि दोनों के दोनों पूरी तरीके से विफल रहे हैं। हमारे यहां पर हमारे समय पे दिल्ली के अंदर नालों की सफाई का कार्यक्रम जनवरी में शुरू हो जाता था, फरवरी में, कि मानसून की तैयारी हमको करनी है जनवरी फरवरी में, और सारे के सारी ड्रेन्स हमारी साफ होती थी। दुर्भाग्य के वश ड्रेन्स की सफाई ना हो पाने की वजह से आज यहां पर यह स्थिति है। जो दिल्ली के अंदर जो रेनफॉल हो रही है, इतनी रेनफॉल तो पहले भी हुआ करती थी, लेकिन कभी भी इतने नालों का भराव हम जो है देख रहे हैं कि जिस तरीके से फ्लाईओवर से नीचे पानी गिरता है तो नियाग्रा फॉल्स का नजारा दिल्ली के अंदर हम लोग देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति तो दिल्ली के अंदर कभी भी नहीं हम लोगों ने देखा, और ये केवल एक दूसरे के ऊपर ब्लेम, काउंटर ब्लेम किया जा रहा है, और जो असलियत है अपनी कमी को छुपाने के लिए किया जा रहा है। यूथ कांग्रेस इसमें कुछ कर रही है, मेरे को इसमें जानकारी नहीं है। यूथ कांग्रेस इसमें इसके लिए कुछ कर रही होगी, उनसे हम जानकारी लेके आपको बता देंगे। नहीं, क्या कोई सारी, एक ही तो है यूथ कांग्रेस वाली, और कौन सी है? वो तो आप लोगों की जानकारी, हमारी नहीं है वो आप लोगों की जानकारी है। धन्यवाद।